हेलो एवरीवन, जय हिंद जय भारत। आज एसएस की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास में टॉपिक क्या है? पॉलिटी, और बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले भी मैं एक बार थोड़ा सा इसका डिस्कशन कर चुकी हूँ। सारे 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाएं। ये 5 ईयर प्लान्स कब बनाए गए, क्यों बनाए गए? भारत का विकास करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए, एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए, इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, विश्व स्तर पर पहचान बनाने के लिए। आजादी के जस्ट बाद 1949 में सोचा गया कि भारत का अगर विकास करना है तो कुछ ऐसे प्लान्स करने होंगे जो अपन पहले लक्ष्य रखें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और फिर प्लान बनाएं और प्लान के द्वारा जो है उन प्रॉब्लम्स को दूर किया जाए। तो इसीलिए 1950 में भारतीय योजना आयोग की स्थापना की गई। भारतीय योजना आयोग हर 5-5 वर्ष के लिए बनाए गए, बट कुछ टाइम ऐसा हुआ कि कोई प्रॉब्लम इंडिया में आ गई थी, उसके कारण उन पंचवर्षीय योजनाओं को बीच में ही बंद करना पड़ा। और भारत का जो 5 ईयर प्लान्स आयोग कमीशन होता है, उसका पदेन सदस्य प्रधानमंत्री होता था। टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी। 2017 में 12 पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हो चुकी थी और 2015 में ही क्या कर दिया गया? नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग का भी पदेन सदस्य कौन होता है? प्रधानमंत्री। चलो आ जाइए बात करते हैं, बट उससे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन क्या है? भारत की सभी पंचवर्षीय योजनाएं, अभी मैंने छोटा सा आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, और कलर थोड़ा सा लेती हूँ, मैं ब्लू ले लेती हूँ। प्रथम पंचवर्षीय योजना रही 1951 से 56 के बारे में। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस टाइम सदस्य थे, प्रधानमंत्री थे, और वो ही इसके अध्यक्ष थे। फोकस था कृषि, सिंचाई और बिजली पर। महत्वपूर्ण था भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर घाटी, और वृद्धि दर रखनी थी 3.6% रही। द्वितीय योजना रही 1956 से 61 के बीच में। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहे थे उस टाइम भी। फोकस था भारी उद्योग, महालनोबिस मॉडल को फोकस रखा गया, और इंडस्ट्री पे फोकस किया गया था। प्रथम में कृषि पर और द्वितीय में इंडस्ट्री पर फोकस रखा गया। महत्वपूर्ण था भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर एंड इस्पात संयंत्र। वृद्धि दर रही 4.1%। तृतीय योजना आई 1961 से 1966 में। प्रधानमंत्री थे नेहरू ही 1964 तक। गुलजारी नंदा, लाल नंदा आए, लाल बहादुर शास्त्री आए। फोकस था स्वावलंबन, कृषि और उद्योग संतुलन। बाधाएं आई, चीन का युद्ध आया 1962 में, इसलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। पाकिस्तान का युद्ध आ गया था 1965 में, फिर प्रॉब्लम आई, सूखा रहा, और वृद्धि दर केवल घटकर कितनी आ गई थी? 2.8%। वार्षिक योजना आई 66 से 69, 3 वर्ष तक चली। प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और कारण था आर्थिक अस्थिरता। फोकस था खाद्य उत्पादन और हरित क्रांति की शुरुआत। देन उसी के बाद 5वीं योजना आई थी 1974 से 79 के बीच में। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 74 से 77 के बीच रही। मोरारजी देसाई आए थे 77 से 79 के बीच। नारा रहा था गरीबी को हटाओ। देन फोकस रहा गरीबी उन्मूलन और रोजगार बढ़ाना। देन समाप्त हुई ये 1978 में ही समाप्त हो गई। वृद्धि दर रही 4.8%। बाद में छठी योजना आई 1980 से 1985 के बीच। प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी 1980 से 1984। उसके बाद राजीव गांधी रहे 84 से 85। फोकस था गरीबी उन्मूलन, रोजगार बढ़ाना, प्रौद्योगिकी बढ़ाना, और वृद्धि दर रही 5.4%। उसके बाद 7वीं योजना आई 1985 से 1990 के बीच। प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। फोकस था खाद्य, रोजगार, उत्पादकता बढ़ाना। दिन विशेष था सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार बढ़ाना। वृद्धि दर रही 5.8%। वार्षिक योजना आई थी 1990 से 1992 के बीच। प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव। देन कारण था राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट। महत्वपूर्ण था क्योंकि 2 योजनाएं बन चुकी इसमें। 1991 में आर्थिक सुधार आ गए। एलपीजी, एल मतलब लिबरलाइजेशन, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन, जी मतलब ग्लोबलाइजेशन। यानी भारत सरकार अपनी जो सारी जो इंडस्ट्री उनके प्रति, जनता के प्रति, दूसरे देश की कंपनी के प्रति, सबके प्रति उदार हो गई। जो उद्योग सरकार के हाथ में थे, घाटे में चल रहे थे, उनको प्रॉफिट में लाने के लिए प्राइवेट सेक्टर में सौंप दिया गया। दूसरे देश की कंपनियों को अपने यहाँ पर 100% छूट दे दी गई। देन उसके बाद
8वीं योजना आई 1992 से 1997। प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। फोकस था मानव संसाधन विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ाना। देन विशेष था एलपीजी, एल मतलब लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन एंड वैश्वीकरण को बढ़ावा देना। और वृद्धि दर रही 6.7%। 9वीं योजना आई 1997 से 2002 के बीच। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। फोकस था सामाजिक न्याय, क्षेत्रीय असमानता को बिल्कुल कम कर देना। देन लक्ष्य वृद्धि रही 6.5%, पर वास्तव में मिली हमको 5.5%। 10वीं योजना आई 2002 से 2007 के बीच। प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। देन उसके बाद 2002 से 2004 में तो थे अटल बिहारी वाजपेयी। मनमोहन सिंह आए 2004 से 2007 के बीच। देन उसके बाद फोकस था गरीबी को हटाओ, सतत विकास करो। लक्ष्य रखा गया 8% और वास्तविक रहा 7.6%। 11वीं योजना आई 2007 से 2012 के बीच। प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। नारा था तेज और समावेशी विकास करो इंडिया का। देन फोकस था शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास। लक्ष्य था 9%, मिला हमको 8%। देन उसके बाद बात करते हैं कुछ 12वीं योजना 2012 से 2017। प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। 12 से 14 के बीच फिर नरेंद्र मोदी आ गए 2014 से 2017। नारा था तेज, समावेशी और सतत विकास करना। लक्ष्य रहा 8%, वास्तव में मिला 7.1%। यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी और यह अंतिम पंचवर्षीय योजना के बाद नीति आयोग आ गया था 2015 में ही, और उसके भी सदस्य रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग 2017 के बाद नीति आयोग मॉडल आ गया था। पंचवर्षीय योजनाएं बिल्कुल समाप्त कर दी गई, नई व्यवस्था आ गई। 3 वर्षीय कार्य योजना 2017 से 2020 के बीच में आई। पीएम नरेंद्र मोदी हो गए थे। 7 वर्षीय रणनीति रखी गई थी 2017 से 2024 के बीच, और उस टाइम भी पीएम नरेंद्र मोदी ही थे। 15 वर्षीय दृष्टि दस्तावेज 2017 से 2032, इसमें भी पीएम नरेंद्र मोदी ने ही इसका देखा था। बाद में आते हैं, अब इनका शॉर्ट नोट क्या बन सकते हैं। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1951 में। पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किससे प्रेरित था? सोवियत संघ, यूएसएसआर, रशिया। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? कृषि को बढ़ावा और सिंचाई। भाखड़ा नांगल परियोजना किस योजना में शुरू हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ये थी मॉडल था महालनोबिस मॉडल। भारी उद्योगों की नींव किस योजना में रखी गई? द्वितीय योजना में। भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस योजना में स्थापित हुए? द्वितीय योजना में। जय जवान जय किसान नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया? लाल बहादुर शास्त्री तृतीय योजना में दिया। फिर आते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल क्यों रही? क्योंकि 1962 में चीन का युद्ध हो गया था, भारत चीन युद्ध। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया था और सूखा ही सूखा रहा। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? वार्षिक योजनाओं के समय 1966 से 69 के बीच। हरित क्रांति क्या थी? ग्रीन रिवॉल्यूशन, कृषि को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया। ग्रीन रिवॉल्यूशन पहले क्या था? बिल्कुल और बिल्कुल किस पे था? आप ही जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो किसान थे वो कैसे थे। किसान जो थे वो उनको कोई टेक्निकल ज्ञान नहीं, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी, और हमारे यहाँ पे सीड्स भी पुराने, रासायनिक खाद नहीं थी, सूखा और बाढ़ के कारण वर्षा पे डिपेंडेंसी थी, तो इसलिए हमारी कृषि इतनी उन्नत नहीं थी। तो हमने सोचा आधुनिकीकरण किया जाए। HYV सीड्स, देन रासायनिक खाद, देन जो है फव्वारा सिंचाई योजना, और किसानों को ट्रेनिंग देना, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देना, ये मुख्य उद्देश्य रहे थे हरित क्रांति के। गरीबी हटाओ नारा किस योजना का था? 5वीं योजना 1974 से 79 के बीच। 5वीं योजना को किस प्रधानमंत्री ने समय से पहले समाप्त कर दिया था? मोरारजी देसाई ने। फिर ऊर्जा और तकनीकी विकास पर जोर किस योजना में दिया गया था? 6ठी योजना में 80 से 85। IT और दूर से संचार क्षेत्र का विकास किस योजना में हुआ? 7वीं योजना 1985 से 1990 के बीच।
1991 में आर्थिक सुधार एलपीजी नीति लाई गई। किस योजना के दौरान लागू हुआ? वार्षिक योजनाएं थी, क्योंकि एलपीजी आया था जब 92 से लेके 1991 में एलपीजी आया था, तो 1990 एंड 92 तक। उदारीकरण, निजीकरण, विश्वीकरण, एलपीजी किस योजना से जुड़ा हुआ है? आठवीं योजना 1992 से 1997। फिर आते हैं 8% वृद्धि दर का लक्ष्य किस योजना का था? 10वीं योजना का, 2002 से 2007। तेज और समाज विकास नारा किस योजना का है? ये था 11वीं योजना का, 2007 से 2012। फिर आता है 12वीं योजना का नारा क्या था? तेज, समावेशी और सतत विकास करना 12वीं योजना का नारा था। अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 12वीं थी, 2012 से 2017 तक। अब बात करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल जैसे किसी भी देश का हेड राष्ट्रपति माना जाता है, वैसे ही किसी भी राज्य का राज्यपाल होता है। आपके क्वेश्चंस जो है वो राज्यों पे भी है, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस आए थे कुछ सालों पहले, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसके बारे में भी आप पढ़ें। परिचय, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। किसका होता है? राज्य का। ये केंद्र का प्रतिनिधि होता है और राज्यों में केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। प्रतिनिधि किसका होता है? केंद्र सरकार का, पर राज्यों में एजेंट के रूप में कार्य करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 153 में 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा यह प्रावधान जोड़ा गया कि एक राज्यपाल दो राज्य में भी हो सकता है। नियुक्ति, पद और शर्तें। नियुक्ति कैसे होती है इसकी? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की, और अनुच्छेद 155 में लिखा गया है। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, लेकिन राष्ट्रपति अपनी इच्छा पे, राष्ट्रपति की इच्छा पे डिपेंड करता है, उसको बढ़ा सकता है। त्याग पत्र किसको लिखेगा राज्यपाल? राष्ट्रपति को लिखेगा। योग्यता क्या रहती है? अनुच्छेद 157 में लिखा गया है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, और पद की शर्तें क्या है ये लिखा है अनुच्छेद 158 में। कोई अन्य लाभ का पद नहीं ले सकता, वह चाहे कोई और पद पे भी रहे, पॉसिबल नहीं है। संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं रह सकता, वह चाहे वह संसद का भी रहे, राज्यपाल भी बना रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसे अपने कार्य हेतु वेतन और भत्ते मिलते हैं, राज्य की संचित निधि से मिलते रहेंगे वेतन और भत्ते। अब आता है राज्यपाल के अधिकार और कार्य, पर किससे रिलेटेड है? कार्यपालिका संबंधी अधिकार क्या क्या है राज्यपाल के, उसके बारे में बात करते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। मुख्यमंत्री की वह नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद को भी वही नियुक्त करता है। देखिए, कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी करता है, और मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद भी नियुक्त करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्य की प्रमुख पदों पर नियुक्तियां महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल की भी यही करता है। राज्य लोक सेवा के आयोग का अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति भी यही करता है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी यही करता है, और राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति और कुलपति की नियुक्ति भी यही करता है। किसी भी यूनिवर्सिटी का जो कुलाधिपति होता है और कुलपति होता है, उसकी नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है, इस चीज का ध्यान रखें। फिर आता है विधायी अधिकार क्या क्या है इसके? विधानसभा को बुला सकता है, विधानसभा को स्थगित कर सकता है और भंग कर सकता है। कौन कर सकता है? राज्यपाल। विधान परिषद यदि है तो उसको भंग नहीं कर सकता। अपने अभिभाषण से विधानसभा का पहला सत्र शुरू कर सकता है। अपने भाषण से विधानसभा का पहला सत्र शुरू कर सकता है राज्यपाल। विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर 3 विकल्प है। सहमति भी दी जा सकती है, विधेयक अगर ये सहमति देगा तो कानून बन जाएगा। असहमति जताएगा तो विधेयक अस्वीकार हो जाएगा। और राष्ट्रपति के विचारार्थ, देखिए, अगर वह उस जो भी विधेयक है उसको अगर वह सहमति दे देगा तो वह कानून बन जाएगा, असहमति देगा तो कानून नहीं बनेगा। उसको लगता है मैं सहमति भी नहीं दे पा रहा, असहमति भी नहीं दे पा रहा, उसको लगता है तो वह राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेज सकता है, सुरक्षित रख सकता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें लिखी हुई है? उसकी अनुच्छेद 213 में। आरक्षित विधेयक जैसे कि राष्ट्रपति की अनुमति हमेशा आवश्यक होगी। वित्तीय अधिकार क्या है? बजट विधानमंडल में प्रस्तुत करना होगा उसको। धन विधेयक उसकी अनुमति से ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, इस चीज का पूरा ध्यान रखा जाएगा। धन विधेयक जो होगा उसकी सहमति से ही जाएगा। राज्य की संचित निधि पर इसका राज्यपाल का पूरा नियंत्रण रहेगा, इस चीज का ध्यान रखें।
राज्य वित्त आयोग का गठन हर 5 वर्ष में करना होगा। कौन करेगा? राज्यपाल। अब न्यायिक अधिकार क्या है उसको? अनुच्छेद 161 पे लिखा है क्षमा करना, दंड करना, स्थगित करना क्षमा सजा को, उपशमन करना और दंड परिवर्तन की शक्ति वो किसके पास है? राज्यपाल के पास है। क्या है? किसी सजा को क्षमा भी किया जा सकता है, उसको बढ़ाया भी जा सकता है, उसको स्थगित भी किया जा सकता है, उस दंड में परिवर्तित भी कौन कर सकता है? राज्यपाल। यह शक्ति केवल राज्य कानून के अंतर्गत आने वाले अपराध पर ही होगी। ऐसा नहीं कि वह किसी दूसरे देश से रिलेटेड है, दूसरे देश में कोई अपराध करके है, नहीं। अगर अपने राज्य में उसने कोई प्रॉब्लम खड़ी करी है तो राज्यपाल कर सकता है। मृत्युदंड की सजा माफ कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की शक्ति व्यापक है। मृत्युदंड में यह माफ कर सकता है, पर राष्ट्रपति की शक्ति इससे ज्यादा बड़ी है। फिर विशेष अधिकार और भूमिका क्या क्या है? आपातकालीन भूमिका अनुच्छेद 356 के तहत राज्य तंत्र में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट दे सकता है। राज्य में कोई भी आपातकालीन स्थिति चल रही है तो वह राष्ट्रपति को रिपोर्ट दे देगा। कौन? राज्यपाल। राज्यपाल की रिपोर्ट पर ही राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अगर किसी राज्य में प्रॉब्लम चल रही है तो राज्यपाल राष्ट्रपति को सूचना देगा और राष्ट्रपति वहां पर आपातकाल घोषित कर सकता है। फिर आता है जनजातीय क्षेत्रों में विशेष शक्ति क्या है? 5वें अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित विशेष शक्तियां प्राप्त है। 6ठी अनुसूची के अंतर्गत भी कुछ विशेष शक्तियां जनजाति से रिलेटेड प्राप्त है उसको। शैक्षणिक भूमिका राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है, विश्वविद्यालय का कुलपदाधिपति होता है, कुलपति की नियुक्ति और विश्वविद्यालय के कार्य की देखरेख भी ये करता है। यूनिवर्सिटी के जो कुलपति होते हैं उनकी नियुक्ति भी ये करता है, उन विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं उनके कार्यों की देखरेख भी करता है। संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या क्या है? अनुच्छेद 153 राज्यपाल से रिलेटेड है, अनुच्छेद 155 उसकी नियुक्ति से रिलेटेड है, अनुच्छेद 156 उसके कार्यकाल से रिलेटेड है, अनुच्छेद 157 उसकी योग्यता से रिलेटेड है, अनुच्छेद 158 शर्तों से रिलेटेड है, अनुच्छेद 161 क्षमादान दे सकता है उसकी शक्ति से रिलेटेड है, अनुच्छेद 163 मंत्री परिषद की सहायता करनी है, उसको परामर्श देना है, उसमें लिखा गया है। अनुच्छेद 174 में लिखा गया है कि वह विधानसभा का सत्र बुला सकता है। अनुच्छेद 175 में लिखा है कि वह भाषण दे सकता है। अनुच्छेद 200 में है विधेयक पर निर्णय, यानी किसी कानून पर निर्णय देना है तो भी वह दे सकता है विधेयक। अनुच्छेद 213 विधेयक पर निर्णय हो गया, पर 213 में लिखा है कि वह कोई भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो राज्यपाल के पास है। अनुच्छेद 356 में लिखा है कि वह राष्ट्रपति शासन हेतु रिपोर्ट दे सकता है, अनुच्छेद 356 में लिखा है। फिर आता है कि थोड़ा सा मैं इसको ऐसा आपको दिख जाए, राज्यपाल को रबर स्टाम्प या सज्जन व्यक्ति का पद भी कहा जाता है, उसको रबर स्टाम्प या सज्जन पद व्यक्ति का पद कहा जाता है। वास्तविक कार्य शक्ति हमेशा मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। जैसे केंद्र में जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का शासक होता है, मेन काम प्रधानमंत्री के पास होते हैं, वैसे ही यहाँ पर मेन काम वाले नाम मात्र का शासक राज्यपाल हुआ, कहने को वो सब कुछ कर सकता है, पर फोकस मुख्यमंत्री और जो है मंत्रिपरिषद के पास है। राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व होता है। 7वां संशोधन 1956 कहता है कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति भी हो सकता है। राज्यपाल विधानसभा भंग कर सकता है, लेकिन विधान परिषद को कभी भंग नहीं कर सकता। राज्यपाल अध्यादेश के विधानसभा के लिए जारी कर सकता है, विधान परिषद के लिए नहीं कर सकता। राज्यपाल के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया नहीं है, राष्ट्रपति ही उसे राज्यपाल को कभी भी हटा सकता है। वित्तीय मामलों में राज्यपाल की अनुमति हमेशा हमेशा आवश्यक होती है। अब आता है कुछ क्वेश्चंस 1 लाइन के। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल न्यूनतम कितने वर्ष का होना चाहिए? न्यूनतम उसकी आयु 35 वर्ष तो होनी ही चाहिए। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यपाल किस प्रकार का प्रमुख होता है? ये नाम मात्र का होता है और संवैधानिक प्रमुख होता है, क्योंकि मेन अधिकार मुख्यमंत्री को होते हैं। राज्यपाल विश्वविद्यालय में कौन होता है? कुलाधिपति होता है। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 161 में है। राज्यपाल अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी करता है? यह अनुच्छेद 213 में जारी करता है।
राज्यपाल किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी मंत्रिपरिषद नियुक्त करता है? वो राज्यपाल के प्रति करता है। राज्यपाल की रिपोर्ट पर कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? अनुच्छेद 356 लागू होता है, जहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। फिर आता है भारत के राष्ट्रपति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य, वो क्या है। उससे पहले मैं एक बार पानी पी लेती हूँ, क्लास लंबी चलेगी, पानी पीना जरूरी है। Yes. पानी पी लिया मैंने। कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रपति का पद इसमें लिखा गया है, अनुच्छेद 52 में लिखा गया है कि भारत में राष्ट्रपति का पद होगा ही होगा। अनुच्छेद 53 में लिखा है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54-55 में लिखा गया है। चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा होगा राष्ट्रपति का। निर्वाचन मंडल संसद के चुने हुए सदस्य, जिसमें लोकसभा के भी होंगे और राज्यसभा के भी होंगे, प्लस राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पांडुचेरी की विधानसभा के चुने हुए सदस्य भी होंगे। चुनाव पद्धति कैसी होती है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्लस एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, दोनों मिक्स होती है इसमें। नामी सदस्य प्लस विधान परिषद सदस्य भाग नहीं लेंगे। मतों का मूल्य निर्धारण कैसे होगा? विधायक के मत का मूल्य राज्य की जनसंख्या डिवाइड बाय निर्वाचित विधायक की संख्या। राज्य की जनसंख्या डिवाइड बाय निर्वाचित विधायक की संख्या डिवाइड बाय 1000। इसमें पहले आप इसका डिवाइड करेंगे, फिर 1000 सबसे डिवाइड करेंगे। संसद के मत का मूल्य क्या है? विधायक के कुल मत का योग डिवाइड बाय कुल निर्वाचित सांसद की संख्या। विधायक के कुल मत का योग डिवाइड बाय कुल निर्वाचित सांसद की संख्या। योग्यता क्या रहेगी? यह अनुच्छेद 58 में लिखा गया है। भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु कम से कम वही 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए उसमें, और लाभ का पद नहीं धारण करेगा। कुछ अपवाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री में कुछ हो सकता है। फिर आता है कार्यकाल, अनुच्छेद 56 से 57 में लिखा गया है 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। पुनः निर्वाचन की कोई सीमा नहीं होगी। कार्यकाल पूरा होने पर उत्तराधिकारी आने तक पद पर बने रह सकता है। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक 2 बार निर्वाचित हुए। शपथ लिखी हुई है अनुच्छेद 60 में। राष्ट्रपति को शपथ CJI, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश इंडिया का, CJI उपस्थित होने पर वरिष्ठतम जज शपथ दिला सकता है। शपथ संविधान की रक्षा, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा और जनता की सेवा के लिए होगी। वेतन व भत्ते लिखे हुए अनुच्छेद 59 में संसद द्वारा निर्धारित होगा वेतन भत्ता। वर्तमान वेतन है 5 लाख प्रति माह प्लस आवास, राष्ट्रपति भवन और यात्रा सुरक्षा पेंशन आदि सभी कुछ इसमें होगा। राष्ट्रपति की शक्तियां होती है। सबसे पहले कार्यपालिका शक्ति की बात करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी, राष्ट्रपति करेगा। राज्यपाल, न्यायाधीश, CAG, UPSC, वित्त आयोग, EC, सशस्त्र बलों के प्रमुख की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। विधायी शक्तियां क्या है? संसद सत्र बुलाना, स्थगित करना और लोकसभा को भंग करना, ये सब उसके कार्य हैं। संसद में भाषण देना भी इनका विधायी कार्य है। विधेयक पर स्वीकृति भी राष्ट्रपति देगा। अध्यादेश जारी करना अनुच्छेद 123 में लिखा है। न्यायिक शक्तियां क्या है? दया याचिका अनुच्छेद 72 में लिखा है कि वह किसी को भी माफी दे सकता है, सजा कम कर सकता है, सजा को स्थगित कर सकता है और मृत्युदंड में अंतिम निर्णय भी किसका होगा? राष्ट्रपति का ही मान्य माना जाएगा।
आपातकालीन शक्तियां, अनुच्छेद 352 में लिखा है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भी राष्ट्रपति ही करेगा। अनुच्छेद 356 में लिखा है राज्य का आपातकाल भी किया जाए कर सकता है। अनुच्छेद 360 में लिखा है कि वित्तीय आपातकाल भी आ गया है तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल भी घोषित कर सकता है। सैन्य शक्तियां क्या है? राष्ट्रपति भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है, पूरी सेना का सर्वोच्च सेनापति। युद्ध व शांति की घोषणा संसद की अनुमति से ही होगी। राष्ट्रपति का महाभियोग ये क्या होता है? अनुच्छेद 61 में लिखा है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से महाभियोग लगाया जा सकता है। आधार रहेगा संविधान का अगर उल्लंघन करता है तो महाभियोग लगाया जा सकता है। प्रक्रिया क्या होगी? एक सदन में प्रस्ताव किया होगा, एक सदन में प्रस्ताव आएगा, 14 दिन पूर्व उसको सूचना देनी होगी और 2/3 बहुमत से महाभियोग को पारित करना होगा। दूसरे सदन में जांच होगी, वहां पे भी 2/3 बहुमत से पारित होगा। आज तक किसी भी राष्ट्रपति का महाभियोग नहीं हुआ। राष्ट्रपति से जुड़े प्रमुख अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेद 52 कहता है राष्ट्रपति के पद के लिए। अनुच्छेद 53 कहता है कार्यबल इच्छा शक्ति के लिए। अनुच्छेद 54 कहता है चुनाव के लिए। अनुच्छेद 55 कहता है चुनाव की विधि के लिए। अनुच्छेद 56 कहता है राष्ट्रपति के कार्यकाल के लिए। अनुच्छेद 57 कहता है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। फिर अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यता के लिए है। अनुच्छेद 59 में लिखा है वेतन और भत्ते के लिए राष्ट्रपति के लिए। अनुच्छेद 60 में शपथ के लिए लिखा है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए लिखा है। अनुच्छेद 72 में दया याचिका के लिए लिखा है। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश शक्ति के लिए लिखा है। अनुच्छेद 352, 356 और 360 में आपातकालीन शक्तियों के लिए लिखा है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 54 में वर्णित है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में विधान परिषद सदस्य कभी भी शामिल नहीं होंगे। राष्ट्रपति पद हेतु न्यूनतम आयु क्या है? राष्ट्रपति पद हेतु न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। राष्ट्रपति पद हेतु अनिवार्य योग्यता क्या है? अनिवार्य योग्यता है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब तक सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले राष्ट्रपति कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब तक कितने राष्ट्रपति 2 बार निर्वाचित हुए हैं? केवल और केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश CJI। यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम जज न्यायाधीश। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग, इम्पीचमेंट। महाभियोग किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति को किस आधार पर हटाया जा सकता है? संविधान का उल्लंघन करने पर हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रस्ताव कहां से शुरू हो सकता है? संसद के किसी भी संसद सदन से शुरू हो सकता है। राष्ट्रपति की दया याचिका की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 72 में है। दया याचिका का प्रयोग किस अपराध में सबसे महत्वपूर्ण है? वो है मृत्युदंड में दया याचिका होती है कि मृत्युदंड है तो वह उसको पोस्टपोन कर सकता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 123 में। राष्ट्रपति भारत के किस बल का सर्वोच्च सेनापति है? सशस्त्र बल सेना का। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में घोषित कर सकता है? अनुच्छेद 352 में। राष्ट्रपति राज्य आपातकाल किस अनुच्छेद में घोषित कर सकता है? अनुच्छेद 356 में। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360 में। राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास कौन सा है? राष्ट्रपति भवन, न्यू दिल्ली। राष्ट्रपति का वेतन 2025 तक कितना है? 5 लाख रुपए प्रति महीना। राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाने की शक्ति किस प्रकार की है? विधायी शक्ति। संसद में बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कौन सा विधेयक प्रस्तुत नहीं हो सकता? धन विधेयक कभी भी नहीं हो सकता। फिर आता है राष्ट्रपति चुनाव में कौन सी प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। राष्ट्रपति का वेतन किसके द्वारा तय किया जाता है? संसद के द्वारा। भारत में राष्ट्रपति प्रणाली किसके द्वारा ली गई है? आयरलैंड से।
राष्ट्रपति का निर्वाचन आयोग कौन संचालित करता है? भारत निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है यदि पद रिक्त हो जाता है? उपराष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व सीजेआई अनुपस्थित है तो कार्यभार कौन संभालता है? लोकसभा का अध्यक्ष कार्यभार संभालता है। राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष में होता है? हर 5 वर्ष में। राष्ट्रपति के आयु सीमा में अधिकतम उम्र का कोई प्रावधान है? नहीं है, न्यूनतम वर्ष 35 वर्ष है। राष्ट्रपति की शपथ में मुख्यतः क्या शामिल है? संविधान की रक्षा करना और अखंडता बनाए रखना। राष्ट्रपति संसद को किस प्रकार का संदेश भेज सकता है? संदेश अधिकार से भेज सकता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव किस बहुमत से पास होता है? विशेष बहुमत 2/3 बहुमत से। राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कौन प्रस्तुत कर सकता है? संसद का कोई भी सदन प्रस्तुत कर सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? चुनाव कराने की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग की होती है। राष्ट्रपति कौन से न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक प्रमुख शब्द क्यों प्रयोग होता है? क्योंकि वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होती, मतलब संवैधानिक शक्ति क्यों? क्योंकि नाम मात्र का शासक उनके पास नहीं होती, किसी और के पास होती है, इसीलिए। इस तरीके से आज की क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में अपन ने पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ा, राज्यपाल के बारे में पढ़ा, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको जितना चाहें आप शेयर करें और सारे स्टूडेंट जो भी एग्जाम दे रहे हैं उनको जितना चाहे शेयर करें। और मैं ये चाहती हूँ आप लोग इस क्लास को 2 से 3 बार ऑडियो सिस्टम पे सुन के जाएं। जब भी एग्जाम देने जाएं उससे पहले 3 बार सुना हुआ होना चाहिए। तो आपने अगर मेरे एसएससी के सारे जीके जीएस के वीडियो देख लिए, अगर सुन लिए, तो आपको एसएससी पास करने से कोई नहीं रोक सकता। बस शर्त यही है, आपको पढ़ना है, जरूर पढ़ना है और मेरे को कमेंट करते रहना है। जैसे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड है कि मैम हमें लोक नृत्य के बारे में पढ़ना है, कुछ स्टूडेंट की डिमांड है भारत के मंदिर के बारे में पढ़ना है, कुछ स्टूडेंट की डिमांड है कि मैम कुछ जीके पूरा का पूरा एक साथ कवर करा दीजिए, हमारा लाइव ले लीजिए। तो इन सभी डिमांड को पूरा करने के लिए फिर मैं आऊँगी, जरूर आऊँगी। जब तक आप पढ़ते रहें, कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।